एंड एबिलिटी के ऊपर। अच्छा जी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है इसमें हम नेचुरल हैजर्ड्स को डिस्कस कर रहे थे। हैजर्ड्स हम जानते हैं कि उन्हें कहते हैं जब कोई तबाही हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। हमने लास्ट टाइम जो है एक हैजर्ड को डिस्कस किया था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से वाला हैजर्ड था जिसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? जस्ट टू चेक इट आउट कि आप कितने एक्टिव हैं। लास्ट टाइम हमने कौन कौन से डिस्कस किया था? हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा था और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान को समझने की कोशिश की थी, नेचुरल हैजर्ड्स को देखा था। उनमें से पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता जी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? सबसे पहले ये बट एक दफा जरा इसकी टॉप का जो पैसेज है उसे रीड आउट करते हैं और फिर जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो है क्या और कैसे चलता है। जी प्लीज। Earthquake is a sudden release of energy in the form of seismic waves that create vibrations in the earth crust as a result of abrupt movement of tectonic plates. अच्छा जी Causes of देखिए हमारे earthquakes. पास, अच्छा अब मैं अगर आप इजाजत दें तो इसे एक्सप्लेन करूंगा आप जो है यहाँ पे। अच्छा जी, अगर हम जो है वो ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो है अर्थक्वेक का मतलब ये है कि एनर्जी है जमीन के अंदर स्टोर है। लेकिन जी एनर्जी है तो जमीन के अंदर हर वक्त लावा जो है वो पिघलता रहता है, उबड़ता रहता है। जमीन के अंदर एनर्जी ही एनर्जी मौजूद है। दूसरे नंबर पे वो एनर्जी जो है वो किसी न किसी वेव्स की फॉर्म में है और वो है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? जो वाइब्रेशन पैदा करती हैं। अब वो अर्थ का जो बालाई हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो अर्थ का क्रस्ट कहता है। सो अर्थक्वेक की डेफिनेशन ये होगी कि जमीन के अंदर जो महफूज की हुई एनर्जी है कुदरत की तरफ से, जब वो सिस्मिक वेव्स की सूरत में जमीन पर वाइब्रेशंस पैदा करती है और उसके नतीजे में टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके अंदर हरकत होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारा ये मानना है जो जमीन है वो मुख्तलिफ प्लेटों का मजमूआ है। वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। ऐसे ही हमें इंस्टा पता है आपको, याद याद है बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। नईम साहब, आमिरा अरूज साहिबा, कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मजमुआ। अब वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब रोटेट करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो फिर जो है वो हमारे पास अर्थक्वेक होता है। लेकिन अर्थक्वेक जो है उसका, उसके काजेज क्या क्या हैं? ये तो हो गया अर्थक्वेक। जमीन के अंदर एनर्जी स्टोर है और वो एनर्जी स्टोर है सिस्मिक वेव्स की फॉर्म में। और वो वेव्स की फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्रस्ट तक आती है और फिर ये जो हमारे पास अब्रप्ट मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स की, ये अर्थक्वेक कहलाती है। अब इसी तरह से पेपर में अर्थक्वेक की हेडिंग दोगे, ये डेफिनेशन पुट कर दोगे और साथ में फिर जो है उसके कॉजेज लिखोगे। जी प्लीज कॉजेज जो हम बताइएगा। The surface of the Earth is in continuous slow motion. This is plate tectonics. The plate cover the entire surface of the globe. Since they are all moving, they rub against each other in some places, like the San Andreas Fault in California, sink beneath each other in others, like the Peru Chile Trench along the western border of South America, or spread apart from each other like the mid Atlantic Ridge. At such places, the motion isn't smooth, the plates are stuck together at the edges, but the rest of each plate is continuing to move, so the rocks along the edges are distorted, what we call strain. As the motion continues, the strain builds up to the point where the rock cannot withstand further bending. With an abrupt move, the rock breaks. An earthquake is the shaking that radiates out from the breaking rock. थैंक यू सो मच, Correct? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा इसका मतलब है इंस्टा साहिबा किताब से पढ़ रही हैं, क्योंकि मैंने पेज आगे नहीं किया था जिसका मतलब ये था कि आप रुकेंगे। ठीक है, लेकिन आप रुके नहीं, इसका मतलब ये है कि आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ ही नहीं रहे। चले, ये भी पता चल गया। क्योंकि जरा फोकस अच्छा करना जी, मुश्किल हो जाता है यहाँ से। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच कि आप पढ़ रहे हैं। और अच्छा जी, जमीन की जो सतह है, अब मेरी बात जरा गौर से समझिएगा। जनरल साइंस में कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, गौर से समझो। जिस जमीन पे आप सब लोग बैठे हुए हैं, जी ग्रेट नहीं साहब, ग्रेट, हम सब लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारी। अच्छा वाह, क्या बात है।
मी ऑल्सो फॉलोइंग, वो पेज भी फ्लिप हुआ था। वाह, सारे के सारे लोग बुक्स फॉलो कर रहे हैं, वाह ग्रेट। जो जमीन की सतह है ये स्लो मोशन में मूव करती रहती है। जो सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली स्लो मोशन में मूव करती है। अब मैं और आप जिस जमीन पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्लेटों को मिलकर बना। अब ये प्लेटें जो हैं वो क्या करती हैं। मैडम मिश्रा, आपका माइक मैं जरा बंद कर रहा हूँ प्लीज। आप चाहें तो बाद में इसे अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन अलो कर दिया। अच्छा जी, ये जो प्लेटें हैं, अब ये सब के सब मूव कर रही हैं। अब जब जाहिर सी बात है कि प्लेटें इस तरह से मूव करेंगी कि एक प्लेट मेरे पास यहाँ पे है, एक प्लेट मेरे पास यहाँ पे है। अब जब ये मूव करेंगी एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, एक प्लेट नीचे जाएगी, एक ऊपर आएगी, लेकिन समझ में ऐसा नहीं आएगा। इस कहानी को समझने के लिए कि कैसे जो है वो प्लेटें मूव करती हैं, आइए ज़रा कुछ चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं जनाब उस्तादों के उस्ताद जो है वो गूगल साहब के पास, और उनसे जाके कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ मंज़र जो है वो दिखा सकें। अब वो मंज़र कौन से हैं जो हम देखना चाहते हैं गूगल से? हम ये चाहते हैं कि हमें ज़रा ये बताएँ कि सेंट एंड्रयूज़ फॉल्ट पिक्स जो हैं वो ये हमें दिखाएँ। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो सैंड एंड्रेस फॉल्स की पिक्स आ गई। अब मैं जो बातें पहले की थी वो मैं दोबारा आपके सामने अर्ज करूंगा। ये मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसे आसानी से देख सकें। आप चाहें तो इस इमेज को मजीद बड़ा कर सकते हैं। अब ये लाइन देख रहे हैं। अब आपको मेरी बातें गौर से सुनिएगा, मैं किताब से दोबारा पढ़ूंगा। जमीन की द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इन कंटिन्यूस स्लो मोशन, जमीन हरकत करती चले जा रही है। दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स, ये प्लेटों की टेक्टोनिक्स की वजह से। द प्लेट कवर्स द इंटायर सर्फेस ऑफ द ग्लोब, सारी की सारी ग्लोब कवर है। अब जब ये देखें, ये दोनों की दोनों जो है वो क्या कर रही हैं, ये हमारे पास जो है ये एक दूसरे के अगेंस्ट रब हो रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रबिंग जो है वो इनकी चल रही है, ठीक है। ये रब हो रही है, रब का मतलब ये है रगड़ना, कि ये और उसके साथ जो है वो रबिंग वाले फेज में है। ये हमें, इसका नाम है सेंट एंड्रियस, हमारे पास फॉल्ट है। अब एक क्या होगा कि हमारे पास जो एक प्लेट है वो दूसरे के नीचे जाएगी और दूसरी उसके ऊपर आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों मुसलसल ऐसी सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। या हमारे पास जो है वो ऐसा होगा कि ये एक दूसरे से दूर भी जो है वो जा सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो है वो सिचुएशन कुछ यहाँ पे है कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये जो हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास अर्थक्वेक की वजह से है, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से वो ये कहता है कि इन जगहों पे जो मोशन है वो स्मूथ नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब ये जो दोनों की दोनों जो जगह हैं, आइए अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसी किताब पे वापस लेके जाता हूँ। ये देखिए, अब ये जो पिक्चर आपने देखी है, ऐसी प्लेसेस पे क्या होता है कि जो मोशन है आपकी वो स्मूथ नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों प्लेटें आपस में स्ट्रक हुई होती हैं एट द एजिस, ठीक है। सो हर प्लेट जो है वो मूव करने की कोशिश करती है, और जब मूव करती है तो कॉर्नर से या तो उस वो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, टूट जाती है। और जब टूटती है तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। किसी भी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स का एक का टूटना, वहां से जो है वो हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है। और जब तक ये सेटरिंग चलता रहता है, एक प्लेट जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये जो है वो बड़ी सी प्लेट है, एक हमारे पास ये प्लेट है। ये दोनों की दोनों प्लेटें जो है वो क्या कर रही हैं कि जी जनाब आपस में टकरा रही हैं। अब एक जो है वो टकराते टकराते एक प्लेट का दूसरी प्लेट के साथ जो एजेस हैं इसके वो तबाह हो जाएंगे, कॉर्नर चले जाएंगे। ये सटरेन कहलाएगी ये सिचुएशन, ठीक है। और अगर ये चलता रहेगा, ये सटरेन जो है वो डेवलप होता चला जाएगा, यहाँ तक कि ये जो चट्टान है, ये जो रॉक है, अब उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और बेंडिंग की तरफ चले जाएगी। बेंडिंग की तरफ चले जाना, दूसरी के नीचे चले जाएगी। सो अर्थक्वेक का मतलब ये है कि जनाब जो प्लेटें हैं जमीन की, वो क्या हो रहा है कि वो प्लेटें जो है वो शेक हो रही हैं। और शेक होने के साथ साथ क्या है कि दूसरी प्लेटों के साथ टकरा रही हैं। अब जो आपने उसके अंदर देखा, वो हमारे पास किस तरह से जो है वो क्या आता है कि वो सारी की सारी प्लेट्स आपको नजर आती हैं।
अब मैं कुछ और आपको भी दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कुछ और भी चीजें समझ में आ सके। वंस अगेन हम उसी गूगल के पास दोबारा जाते हैं। अब की दफा मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा, और ये मैं इमेजेस आपको दिखाना चाहूंगा फॉल्ट के, मैं आपको इमेजेस दिखाना चाहूंगा फोकस के, और मैं आपको एपीसेंटर के जो है वो दिखाना चाहूंगा। अब जरा इस पिक्चर को हजूरे वाला गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको बात जो है वो सारी की सारी समझ में आ जाएगी। ये अब वो हमारे पास ये बात कर रहा है कि ये देखिए यहाँ पे जो है वो फॉल्ट आया। जमीन थी, जमीन अपनी मर्जी से वो जो है वो एक जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक सुकून से सारी की सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक फॉल्ट आ जाता है। ये वाला हिस्सा जमीन का अलग हो चुका है, ये वाला हिस्सा हमारे पास जमीन का अलग है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ये बी हो चुका है, ये दरम्यान में लाइन जो है वो ये बता रही है कि फॉल्ट आ चुका है। सो फॉल्ट यहाँ पे है हमारे पास। अब जो किताब की वर्डिंग है वो मैं बोल रहा हूँ, वो कहता है कि क्रैक्स अलोंग विच रॉक्स स्लिप आर कॉल्ड फॉल्ट। जहाँ पे चट्टानें जो हैं वो एक दूसरे से स्लिप हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फॉल्ट कहते हैं। ये दो चट्टानें थी, चट्टान नंबर ए, चट्टान नंबर बी, ये यहाँ पे दरमियान में फॉल्ट आ चुका है, तो ये हमारे पास जो है वो ये अलहदा हो गई है, तो ये हमारे पास फॉल्ट कहलाएगा। अगली बात उसकी ओर से सुनिएगा, वो ये कहता है कि ये आपकी जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है, जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी। और जहाँ पे हमारे पास जहाँ से ये फॉल्ट शुरू होता है, जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ आमिरा? फॉल्ट का मतलब है कि जमीन की प्लेटों को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। ठीक है, किताब पे नजर रखिए अगर किताब आपके सामने है। और फोकस का मतलब ये है जहां से ये मामला शुरू हुआ था। ठीक है इंस्टा, जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, फोकस के बिल्कुल ऊपर जो है, फोकस तो जमीन के अंदर होता है, तो यू बिल्कुल ऊपर एपी सेंटर होता है। जलजला आया जमीन से, तो एक जो चट्टान से दूसरी चट्टान अलहदा हुई, ये जो लाइन दरमियान में पड़ी है ये फॉल्ट है। फॉल्ट जहां से शुरू हुआ वो हमारे पास क्या है, वो फोकस है, और फोकस के बिल्कुल ऊपर जो है वो एपी सेंटर है। मान लो कि अभी आप लोग जहाँ पे बैठे हो जलजला आना शुरू हो जाता है, आपके अगर बिल्कुल नीचे फोकस होगा ना, तो ये जमीन यहाँ से फट जाएगी और आप अंदर चले जाएंगे, हम सब अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर एपी सेंटर जो है वो हिंदू कश में होगा, तो फिर हमें सिर्फ सिस्मिक वेव थोड़ा सा झटका ही लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें जो है वो हम एक दफा अगर हम उनको दोबारा से देख सकें, तो फिर हमें पता चलता है कि अजूरे वाला जो क्रैक्स हैं रॉक्स के साथ साथ जहाँ पे आते हैं वो फॉल्ट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो है वो जो हमारे पास चट्टानें हैं उन्हें दो में तकसीम कर देते हैं। ये सरफेस पे, ये डीप विद इन अर्थ होते हैं। अब जो लोकेशन है जहाँ पे फॉल्ट, जहाँ पे स्लिप लाइन पहली दफा आती है, वो फोकस कहलाती है। फोकस हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली अबव द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। लेकिन अर्थक्वेक इसके अलावा और भी वजूहात हैं। हो सकता है वोल्केनिक इरप्शंस हों। वोल्केनिक इरप्शन से क्या मुराद है, एक जगह लावा फट गया जी, लाहौर का लावा अख्तर बावा, नहीं लाहौर का पावा अख्तर लावा। अब वो जो है वोल्केनिक, कहीं पे वोल्केनो फट गया है, वहां पे हो सकता है जल्जला आ जाए। आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, देखो आइसो का मतलब होता है प्लेट्स, स्टैटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल मंजमंद है। हमारे पास जो समंदर होते हैं ना, समंदर होते हैं, अब समंदर के अंदर क्या क्रस्ट मौजूद होता है या नहीं मौजूद होता? क्रस्ट मौजूद होता है कि नहीं होता समंदर के अंदर? इन इन सी वी हैव एनी क्रस्ट, क्रस्ट मौजूद है या नहीं है? यस और नो, समंदर में क्रस्ट मौजूद है या नहीं है? समंदर में जो है, क्या कोई क्रस्ट मौजूद है, कोई सतह मौजूद है जहाँ पे समंदर जो है वो उसकी कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी चीज है जिससे हम कह सकते हैं ये समंदर की सतह है? सतह,
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। समंदर के अंदर जो है ना, ये समंदर की सतह है। अब समंदर के अंदर जो है वो, यहाँ पे पानी जो है वो नीचे चला जाता है। अब नीचे जाता है तो यहाँ से सतह जो है वो भुरभुरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब समंदर के अंदर हलचल पैदा हो जाती है। अब जब बड़े पैमाने पे ये होता है कि समंदर के अंदर हलचल हो और वो अपनी जगह बदलने की कोशिश करे, कि जमीन के अंदर मान लीजिए कई हजार किलोमीटर तक जमीन अचानक से नीचे बैठ गई। अब इसकी जगह लेने के लिए पानी इधर से इधर भागा, इधर से इधर भागा। वो इतनी तेजी से पानी मूव किया कि इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वो उसकी सिस्मिक वाइब्रेशंस गई। इसके अलावा किसी जगह पे हैवी ड्रिलिंग हो रही है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। जब हमने चागी के मुकाम पे जो है वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमारे पास वहां पे जलजिला आया था। तो ये सब की सब वो वजह हैं जो जलजिले को पैदा करती हैं, अर्थक्वेक को पैदा करती हैं। अर्थक्वेक का वो जो फोकस पॉइंट है, वो हमारे पास यूजुअली जो है वो शैलो होते हैं। जमीन का जितना गहरा होगा उतना ही जमीन कम हिलेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है, जो डिटेक्ट किया गया है, वो 720 किलोमीटर का है, 720 किलोमीटर गहरा। तो हम जी अर्थक्वेक को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है शैलो। शैलो से क्या मुराद है? अगर तो शैलो का मतलब यह है कि 60 किलोमीटर तक सतह जमीन से जो है वो सिर्फ 60 किलोमीटर नीचे तक जो है, अगर कोई जल्जला आ जाता है तो वो शैलो होगा, जरूर खतरनाक है, हिला के रख देगा। दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट है। 60 से लेके 300 तक अगर रहेगा तो वो इंटरमीडिएट है। और डीप का मतलब है कि 300 से ऊपर जितना भी जाएगा वो हमारे पास डीप होगा। जरा मुझे बताएं, शैलो कहाँ तक रहता है? शैलो कितने किलोमीटर तक रहेगा? शैलो कितने किलोमीटर तक रहेगा जी? 60 किलोमीटर। इंटरमीडिएट कहाँ तक? ग्रेट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यार ये जल्जला जो है, क्या एक ही तरह का होता है? ये जमीन के अंदर जो वेव्स होती हैं एक ही तरह की होती हैं? हमारे जमाने में तो जब हम छोटे छोटे होते थे, वेव्स के नाम पे जो है वो हमारे पास जो है वो फ्रिज ही हुआ करती थी। नहीं यार, ज्यादा जो है वो 60 किलोमीटर वाला होगा ना। मान लीजिए नईम साहब, खुदा ना खास्ता, जल्जले के लिए खुदा ना खास्ता, आपकी शादी के लिए नहीं, आपकी शादी जो है वो होने जा रही है। तो आप जैसे ही गांव के बाहर जो है वो बैठे हैं, तो अब मुझे बताएं, 60 किलोमीटर की गहराई से जलजला आएगा तो आप ज्यादा हिलेंगे? 300 किलोमीटर की ज्यादा गहराई से आएगा तो हिलेंगे? या 720 किलोमीटर की गहराई से आएगा तो आपका स्टेज हिलेगा? जितना गहरा होगा, दूर होगा, उतना आप कम महसूस करेंगे। और आपकी बेगम साहिबा ने उदास हो जाना है कि नईम साहब इतना गहरा मैं हिलूंगा ही नहीं। इससे नईम साहब एक और जो जोक याद आ गया, कि दो जो है दो ना, एक जगह पे इंटरव्यू चल रहा था, दो लोग ऐसे थे कि वो बैठे थे। एक बंदा जब इंटरव्यू देने अंदर गया, तो उसने जी क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि बताएं जी आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है। फर्ज करें आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आपको इंतहाई सख्त गर्मी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? वो कहेगा जी मैं विंडो ओपन कर दूंगा। कहता है ठीक है, आपने विंडो ओपन की, ट्रेन 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। 70 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है, अगर आपने ट्रेन की खिड़की खोली है तो कितने किलोमीटर पर आवर के लिहाज से हवा अंदर दाखिल होगी, और उससे ट्रेन की स्पीड को कितना फर्क पड़ेगा, और ट्रेन कितनी जो है वो देर मंजिल पे लेट पहुंचेगी? उसको जवाब नहीं आया। लेकिन जाके उसने जो है वो पहले वाले को बता दिया सवाल। और अब जो है पहले वाले ने दूसरे को बताया। अब दूसरे का इंटरव्यू शुरू हुआ, उसने भी उससे जो है क्वेश्चन पूछा, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है। फिर कहता, फर्ज करें आप ट्रेन में बैठे हैं और आपको गर्मी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? वो कहते हैं जी मैं, गर्मी लग रही है तो मैं
अपनी शर्ट उतार दूंगा। वो कहते हैं और गर्मी लग रही है, तो मैं फिर अपनी वेस्ट बनैन उतारने की कोशिश करूँ। वो कहते हैं और अगर गर्मी लग रही है, कहते सर मैं मरता मर जाऊंगा, मैं विंडो ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, आप जो मर्जी कर ले, मेरी मेरी मौत वाकया हो सकती है, लेकिन उस ट्रेन के अंदर मैं विंडो ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि विंडो मैंने ओपन की तो सारे के सारे मिसाइल शुरू हो जाएंगे। तो नईम साहब, आप जो मर्जी कर लें, वो जमीन हिलनी हिलनी है, आप चाहे उसको हिलाएं या ना हिलाएं। तो जी नईम साहब की जो है वो शादी है, अगर फर्ज कर लेते हैं कि मिसाल समझते हैं, नईम साहब ने कहा मैं तो नहीं लूंगा। अब नईम साहब जो है उन्हें पता होना चाहिए कि जलजिला दो तरह का होता है। एक जो है वो बॉडी वेव्स है और दूसरी है सरफेस वेव। अब नईम साहब इसलिए भी जरा परेशान हैं कि शादी होगी तो वो कहीं वाकई में ना हिल जाए। बॉडी वेव्स का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखिए, हमारे पास, अगर मेरे पास समझ लीजिए कि ये जमीन है, ये जमीन की बालाई सतह है, ये जमीन की तह जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ पे कहीं सेंटर में जो है वो नईम साहब जो है वो इनकी शादी की तकरीब का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नीचे जमीन है, जमीन के कहीं नीचे शैतान प्लान कर रहा है कि नईम साहब जो है वो इन्हें, मैंने इनकी शादी सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। अब वो क्या करेगा, अपने चेले भेजेगा और उन्हें कहेगा कि जमीन को जो है वो हिलाने की कोशिश करो। अब वो पहला तरीकेकार जिससे वो हिलाने की कोशिश करेंगे वो होगी बॉडी वेव्स। अब ये जमीन समझ लीजिए कुछ पिलर्स की तरह है, कुछ पिलर्स के ऊपर वाक़ है। अब शैतान आ जाएंगे, नईम साहब इधर को हिलाएंगे, इसको इधर हिलाएंगे, इसको इधर हिलाएंगे, इधर हिलाएंगे, इधर हिलाएंगे। अब मुझे आपने ये बताना है, ये है बॉडी वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स, ये कोई इधर से आया वो इधर हिला रहा है, कोई इधर से आया वो इधर हिला रहा है, मुख्तलिफ तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इनको हिलाने। दूसरा ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप जो है वो क्या करता है, वो नीचे से यहाँ पे खड़ा होता है और वो वेव्स को, इन वेव्स को ऊपर जो है वो धक्का लगाने की कोशिश करता है। अब बताएं, पहला ग्रुप है बॉडी वेव्स, ये जमीन को ज्यादा हिलाएंगे, या जो सरफेस वेव हैं जो सरफेस की तरफ जोर लगा रहे हैं ये ज्यादा हिलाएंगे? कौन सा वाला जो है वो ज्यादा नुकसान करेगा, कौन सा वाला जो है वो हिलाएगा? जी, नईम साहब का कमेंट आ गया, बाकी लोगों का भी। बॉडी वेव्स जो हैं वो करेंगे। ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? तो क्या मैं दोबारा बता दूं इसको? मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को जो है समझ में नहीं आ सका, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैडम इंशा साहिबा जो हैं, और अच्छा जी, ठीक हो गया। आ, कोई आसान सी एग्जांपल देखते हैं, नईम साहब की शादी वाली एग्जांपल से। नईम साहब समझ में नहीं आई, नईम साहब ये चाहते हैं कि शादी हो ही ना। अच्छा, अब ना समझने की कोशिश करते हैं, जरा इमेजिन करने की कोशिश करें। मैं दोनों वेव्स को अब एक्सप्लेन करूंगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए, मैं बॉडी वेव्स की पहले बात करूंगा। बॉडी वेव्स, इमेजिन कीजिए कि मैंने जो है, अभी हम लोग बैठे हैं, आपके दरवाजे पे दस्तक होना शुरू हो गई है, टिक 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 टिक। अब आपने वो जो दस्तक है वो सुनी है, समवन इज नॉकिंग एट योर डोर। अब आपने वो दस्तक क्यों सुनी है? जब इसका मतलब ये था कि वो दस्तक आपके पास आती है, किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, और वहां से उस वेव्स ने, वो सिस्मिक वेव्स थी जिन्होंने ट्रेवल किया और आप तक पहुंचा। ठीक है, ट्रेव आपने जो है वो वहां तक पहुंचा। हमारे पास जो है बॉडी वेव्स से मुराद एक ऐसी हमारे पास जो है वो वेव्स होती हैं जो कि ट्रेवल करते हैं। अब बल्कि और आसान इसको जो है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
एक सेकंड मुझे बताएं जरा। ये हमारे पास जो है वो बॉडी वेव जो है वो बॉडी वेव्स जो हैं वो इसने अर्थ को रोटेट करना, इसको मूव करना होता है। ये हमारे पास सरफेस है। बॉडी वेव जो है, जैसे कि बॉडी है, फॉर एग्जांपल जमीन की बॉडी है, किसी भी चीज की बॉडी है। और बॉडी का मतलब ये है कि उसने इधर जमीन को ऊपर सरफेस की तरफ मूव नहीं करेगी। यहाँ से हमारे पास लहर पैदा होती है और ये लहर इधर ही परपेंडिकुलर चलती जाएगी। ठीक है, सरफेस के ऊपर कोई क्रैक नहीं आएगा, कहीं से नहीं टूटेगी, बिल्कुल जो है वो, लेकिन ये हिलेगी। ठीक है, ये हिलेगी। सरफेस का मतलब ये है कि ये यहाँ से कहीं से नीचे से चलती आई है और ये क्रैक कर देगी, ये तोड़ देगी। अब मुझे बताए दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सी है, बॉडी वेव्स या सरफेस वेव्स? ठीक है, बॉडी वेव वो है जो कि ट्रेवल करेगी ऑल डायरेक्शन डायरेक्शंस में। ठीक है, सरफेस वेव जो है वो ट्रेवल करेगी अराउंड द अर्थ और ये सरफेस को भी फाड़ के बाहर निकल सकता है। ठीक है, जो बॉडी वेव्स हैं वो हमारे पास चलेगी इस तरह से। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो हॉरिजेंटली, जबकि सरफेस वेव जो है वो हमारे पास चल सकती है वर्टिकली। दोनों में से अब बताइए कौन सी ज्यादा डेंजरस है। एक सिचुएशन में बॉडी वेव्स हैं और वो हमारे पास मूव करेगी सिंपल सा इस तरह से, जो है वो सिर्फ जमीन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हमारे पास हिलाने की कोशिश करेंगे। जी इंशा, आप बताइए सरफेस वाली करेंगे। अब ये हमारे पास सरफेस वेव जो है वो, अब नईम साहब वाली एग्जांपल पे अगर हम वापस आए, तो नईम साहब जो हैं वो अगर जिस जगह पे इनकी शादी के जो है वो इंतजामात है, वहीं पे अगर ये निकल आए सरफेस वेव, तो मामला खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि सरफेस वेव ने तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलना है। बॉडी वेव तो बड़ी तेजी से मूव करती हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चलती है। अब ये अर्थक्वेक को मेजर करने का कोई तरीकाकार भी तो होगा। साइंटिस्ट ने एक जिंदगी लगा के एक आला, एक अपर्चर दरियाफ्त किया। उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल क्या करता है, ये वाइब्रेशंस को बेसिकली मेजर करता है एक पेपर के ऊपर जो है वो। ठीक है, एक वाइब्रेशंस को मेजर करता है। जहाँ पे रेक्टर स्केल जो है वो ये मेजर करता है, इसके ऊपर 0 से लेके 10 तक जो है वो आपके होती है, नंबरिंग होती है। जिसका मतलब है कि 0 पे कोई नुकसान नहीं है। जब ये 6 to 10 का जो है वो जो फिगर है, ये बड़ा खतरनाक है। और 6 का मतलब ये है, जब भी जो है ये 6 से जो है वो 7 पे जाएगा, या 5 से 6 का मतलब जाएगा, तो इसका मतलब है अगर 5 पे कोई चीज 10 पे थी, 10 गुना खतरनाक थी, 6 पे ये 20 गुना खतरनाक हो। बात समझ रहे हैं? अगर कोई चीज नंबर 1 पे जो है वो 10 गुना थी, तो उससे अगले नंबर पे जाते ही ये 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती। तो ये रेक्टर स्केल है। इंस्टा कितना रेक्टर स्केल पे आया था जल्जला जब आप कश्मीर में थे 2005 में? आप लोग क्योंकि बिकॉज यूर फ्रॉम कश्मीर, तो आपको पता होगा कितना रेक्टर स्केल पे था, रिकॉर्ड किया गया था। वो 7+ पे था। 7+ पे रिकॉर्ड किया गया था। वो बहुत खतरनाक होता है। तो 5 से ऊपर वाला जो है वो खतरनाक होता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे जल्जला आ जाता है? इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स। पाकिस्तानी तो बेचारे गरीब से लोग हैं, घर जाता है, रेलवे नेटवर्क चले जाते हैं, सबकी सब चीजें जो है वो उजड़ जाती हैं। सी एक्टिविटी, समंदर के अंदर जो है वो जब जलजला आता है, समंदर खुदा ना खासा फट जाता है, तो जनाब फ्लड आ जाते हैं कोस्टल एरियाज के अंदर। इसके बाद लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, एवलेंचेस हो जाते हैं। हमारे पास जो है इतने ज्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं, इतने ज्यादा नुकसानात होते हैं। इमेजिन करें जरा, पहाड़ के अंदर नहीं, सब जो है वो पहाड़ों में जलजला आ जाती है, वहां पे हमारे पास क्या होगा कि लोग तबाह हो जाएंगे। सड़कें टूट जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और पहाड़ों से बड़े बड़े तोदे गिरना शुरू कर देते हैं। कल 18 साल हो जाएंगे, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस भी शुरू हो जाते हैं। सोशियो यानी कि इंसान जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। क्यों मैडम इंस्टा, मुझे बताएं, जब फिर जल्जला आता है वहां पे,
तो ये वाकई में ठीक है कि कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं अर्थक्वेक के बाद? जी सर, मतलब जब वहाँ हुआ था कश्मीर में, तो 2 मंथ्स तक तो हम लोग बिल्कुल घर के अंदर जाते ही नहीं थे। बहुत ज्यादा लोग डर गए थे। बिल्कुल ऐसा है। और इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ होगा, घर टूट गए होंगे, लोगों के तबाह हो गए होंगे। जी सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके साथ और साथ ना जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि पहले जो घर थे वो मिट्टी के बने होते थे, लेकिन अभी टू अरे वाह। थाउजेंड बाद ना फिर जो है वो स्टार्ट हुआ था दूसरे घर बनना। अच्छा, इमेजिन कर, थैंक यू सो मच। इमेजिन करें कि एक जगह पे सुई गैस का जखीरा है, वहां पे जलजिला आ गया, वहां से तो सुई गैस निकल आई ना, और चिंगारी हुई और सारी की सारी जो है वो इन्वायरमेंट लॉस हो गई, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो मुल्क जो है वो तबाह हो गया। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि हम जलजिले को प्रिडिक्ट कर सकें? तो ये कहता है कि हमारे पास ये मुमकिन नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हम जो है वो कर सकें। हमें इतना ही इंटीमेशन मिलता है, और वो अब गूगल देने के काबिल हुआ है कि कोई 2-4 मिनट का, 2 से 3 मिनट पहले जब बता सके। तो इमेजिन करें जरा, आप 2 मिनट पहले आपको पता चले और आप जो है वो किसी बिल्डिंग के अंदर ऐसी कंजेस्टेड एरिया में जहाँ से निकलते निकलते आपको इतना टाइम लगे कि वो बिल्डिंग ही खत्म ना हो। ठीक है। सो हमारे पास ये मुमकिन नहीं है कि हम इसको अभी तक इसको प्रिडिक्ट कर सकें। अच्छा, आगे कहते हैं कि फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। देखिए, हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखें जी, इस वक्त कश्मीर में जितनी बिल्डिंग्स हैं, हम उन बिल्डिंग्स का अंदाजा लगा लें। नई बिल्डिंग जो भी कोई बनाए, हम उसे बता दें कि भाई ये जो है वो कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर ये रेड जोन है। रेड जोन का मतलब क्या है? कि भाई रेड जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर तुमने बिल्डिंग बनाई तो खुद जिम्मेदार हो, जल्जला आएगा खत्म हो जाओ। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम रेड जोन में फिर करेंगे क्या? वहां पे हम सिर्फ प्ले ग्राउंड बना देंगे, पार्क्स बना देंगे। फिर दूसरे नंबर पे येलो जोन बना सकते हैं। येलो जोन का मतलब यहाँ पे सिंगल स्टोरी घर जो है बनाए जा सकते हैं। फिर ग्रीन जोन बना ले, वहां पे मल्टीपल काम किए जा सकते हैं। आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो भाई। प्रॉपर प्लानिंग लोगों को बता सकते हो कि इस तरह के घर बनाओगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है शॉक प्रूफ आपको बनाने पड़ेंगे। लोगों को आप बता सकते हो कि भाई अगर इस तरह से हो, अपने घरों के अंदर निकलने का रास्ता रखो। रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओगे कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो जल्जले से पहले अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, या हमें क्या करना है। लेजिस्लेशन अपने मुल्क के जो आपके पास कानून साजी करते हैं उनको बता सकते हो कि भाई नेशनल पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिल्डिंग कोड्स, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के कोड दिए जा सकते हैं। नईम साहब ने एक घर बनाना है, नईम साहब कहते हैं जी मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, नईम साहब को बताएं कि आप कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे। कोड का क्या मतलब है? मतलब कोड नंबर 18 का मतलब है कि आप 16 से लेके 18 तक इन कोड्स के दरमियान फॉर एग्जांपल जो है वो अपना घर बना सकते हैं। ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ? अब ये वो कोड हैं जो गवर्नमेंट ने बताया कि कोड नंबर 16 का मतलब ये है कि जनाब हाईली सिक्योर जोन। 16 का मतलब ये होगा कि ये नईम साहब के लिए जरूरी है कि ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल करें। जैसे कनाडा है, कनाडा के अंदर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट है। और अगर वहां पे ये मामला हो जाए कि आपने जनाब घर जो है वो बना लिया और उसके अंदर सर्दी इतनी चले गई, उसके अंदर बर्फ पड़ी और वो घर तबाह हो गया, तो गवर्नमेंट को तो वो भरना पड़ेगा ना, वो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार होगी। तो हमारे यहाँ पे कोई झुग्गी लगा के बैठा कोई नहीं पूछता, कोई जैसे मर्जी घर बना के बैठा कोई नहीं पूछता। ठेकेदार क्या करते हैं, मट्टी की, सीमेंट की जगह मट्टी इस्तेमाल करते हैं, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं और दीवारों की पाइलिंग करवा के उसको बेच देते हैं। फिर अर्थक्वेक तो जो है वो उसने आना ही है ना। हाँ यार, बनाई तो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, करती कुछ नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज मैनेजमेंट, किसी भी कौम का पता चलता है उसकी इमरजेंसीज में। तो हमारा भी ये काम है कि इमरजेंसी में अपने इमरजेंसी प्लान्स को रखें। लेकिन हमारे इमरजेंसी प्लान्स जो हैं वो कितने को इफेक्टिव हैं ये आपको पता ही है।
क्या मैं समझा पाया कि अर्थक्वेक क्या होते हैं, ताकि हम जो है वो वोल्केनोज पे चलें? क्लियर? अच्छा जी। मैडम इंशा साहबा, आपको भी क्लियर है? अब आगे है जी वोल्केनोज। लेकिन इससे पहले कि हम वोल्केनोज को डिस्कस करें, ये वोल्केनो आया कहाँ से, एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं, डर जाया करते थे। वोल्केनो होता क्या है? आप देखो ना, हमारे पास जो है वो यूं पहाड़ जो है वो नीचे से जो है वो पहाड़ आता था, यहाँ पे पहाड़ के अंदर से जो है वो हमारे पास क्या होता था, यहाँ से जनाब लावा जो है वो निकलना शुरू कर देता था। ठीक है, यहाँ से आता था, ये लावा फटता था, और फिर कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। वोल्केनो जो है वो, इसका मतलब है बेसिकली कि ये रोमन गॉड के नाम के, बेसिकली मेडिटरेनियन सी जो है उसके अंदर एक वैली है, सिसली वैली। ठीक है, स्मॉल सा आइलैंड है, वहां पे एक लॉर्ड रहा करता था। ठीक है, लॉर्ड रहा, उसका नाम जो है वो वोल्कन होता था। सो वोल्कन चूंकि ये एक बड़ा सा पहाड़ होता है, जो कि वोल्कन लॉर्ड की तरह का था, किसी ने मिथ के अंदर बताया, तो ये हमारे पास वोल्केनो हो गया। लफ्जी मतलब तो ये है। और सादा समझे, किसी भी पहाड़ का मुंह खुलता है और उसके अंदर से जो है वो लावा निकलना शुरू कर देता है, मैग्मा निकलता है। और ये मैग्मा जो है वो जब हमारे पास निकलता है तो ये लावा कहलाता है। अब ये बनता कैसे है? जमीन के अंदर बहुत सी जो है वो गैसें मौजूद है, दबाव होता है। अब ये जो है, द एरिया अराउंड पैसिफिक ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर वोल्केनिक एक्टिविटी। ऐसा क्यों है? जो पैसिफिक ओशन है ना, ये बहुत बड़ा ओशन है। इसके जनाब, इसके अंदर एक एरिया है, उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, इसका मतलब एक सर्कल में यहाँ पे वोल्केनो निकलते ही रहता है। कैसे वोल्केनो निकलते हैं? पैसिफिक ओशन के अंदर से। वो पैसिफिक ओशन के अंदर से जमीन फटती है, पानी को चीरते हुए भी जो है वो ऊपर तक निकल आती है। तो यहाँ पे आइलैंड बन जाता है, फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा, जिसे हम जजीरा कहते हैं, वो बन जाता है। ठीक है। सो सबसे ज्यादा वोल्केनोज जो है वो हमारे पास पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में से, एरिया में से हो। अगर आप मजीद समझना चाहते हैं कि सर ये रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं, चलिए हम आपको दिखा देते हैं रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए। आप जो है वो यही ना कहें कि रिंग ऑफ फायर तो है ही नहीं, सर ने जो है वो ये हमें क्या दिखा दिया, रिंग ऑफ फायर, लेकिन इसके आगे जो है वो पैसिफिक ओशन लिखना भी जरूरी है। अब हजूरे वाला ये देख लीजिए, ये एक रिंग की तरह है, ये इसके गिर्द मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। अब ये जो रिंग ऑफ फायर में जहां जहां पे या तो आइलैंड मौजूद हैं, या जहां जहां पे ये एक रिंग की तरह है, ठीक है, तो ये हमारे पास हाँ यार, ये देखो नई नई कंट्रीज बनती है ना, फायदेमंद तो होती है, लेकिन जो कंट्रीज यहाँ पे मौजूद है ना, नहीं, वो हिल भी जाती है एक दफा। उन कंट्रीज वालों से पूछे नईम साहब, उन्होंने कहना है कि नहीं, बात, ये जो कंट्रीज है ना यहाँ पे, ये देखें, ये हिलती भी हैं। जापान है हमारे पास, जब एटलांटिक ट्रेंच है, ये जो रिंग के ऊपर जो पाई जाती हैं, तो एक दफा इनका नुकसान भी होता है। ठीक है, लेकिन बहरकैफ कैफ हमारे पास जो है, जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो आपको आई एम श्योर कि ये समझ में आ चुका है। ठीक है। अब रिंग ऑफ द फायर में होती है, लेकिन ये हजूरे वाला, ये हमारे पास वोल्केनिक एक्टिविटी होती कैसे? अच्छा, वोल्केनिक जो है, अब मैं ये बताऊं कि जमीन के अंदर ना रेड हॉट लिक्विड है, यूं समझ लें कि वो जमीन के अंदर ऐसे ही भरा हुआ है, जैसे आपने जो है वो कोई चॉकलेट खाते हैं तो उसके अंदर जो है उन्होंने, या कोई टॉफी खाते हैं, चॉकलेट भरी हुई है। जमीन के अंदर ये जो रेड हॉट लिक्विड रॉक है ना, इसको हम कहते हैं मैग्मा। वोल्केनो तब होता है जब मैग्मा ऊपर आता है और सरफेस को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अब क्या
होता है वोल्केनो के अंदर होता है क्या है, बबल्स होती हैं, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं। अब ये गैसें क्या करती हैं, जमीन के अंदर एक छोटी सी पेप्सी की बोतल अगर आप ले लो ना, उसको आप खोलते हो तो गैस निकलती है। कभी बोतल आप पियो ना, तो उसके बाद बोतल अगर दबाई जा सकती है ना, उसको शेक करोगे ना, तो वो गैस क्या करेगी, इतनी प्रेशर डेवलप कर देगी कि वो बोतल दबाई नहीं जा सकती। कभी किसी ने ट्राई किया है ऐसा? तो वो जैसे उसको शेक करोगे तो वो बोतल दबाई नहीं जा सकेगी, वो गैस उसके अंदर इतनी हो। जमीन के अंदर भी, और कभी नहीं पी बोतल शोतल आप लोगों ने, कभी नहीं दबाया उसको? बड़े इनोसेंट इनोसेंट लोग हैं, इसका मतलब है कि बोतल बस पीते हैं, दबाते नहीं हैं उसे, या किसी दूसरे की बोतल दबा लेते हैं। तो जब प्रेशर डेवलप होता चला जाता है तो वो प्रेशर जो है वो इवेंचुअली एक्सप्लोड होता था, फिर वो जो है वो फटता है, जमीन के अंदर प्रेशर इतना हो जाता है जी, ऐसे ही नहीं चलता। व्हेन द मैग्मा ब्रस्ट आउट ऑफ अर्थ, ये लावा कहलाता है। अब जी मैग्मा जो है वो तीन तरह से बाहर आ सकता है। पहला है सबडक्शन। सब का क्या मतलब होता है? अब जैसे मैं अगर बात करूं सब ऑर्डिनेट की, सब ऑर्डिनेट का क्या मतलब होगा? ऊपर या नीचे? सब ऑर्डिनेट, ऊपर या नीचे, अबव और लो, सब ऑर्डिनेट। अब इसका मतलब है कुछ लो होने वाला है। सबडक्शन, सबडक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज किसी दूसरे के नीचे जाने लगी है, ठीक है। सबडक्शन स्लैब। अब देखो, मान लो मेरे पास जो है वो जमीन, यहाँ पे मुझे अब साथ साथ आपने बताना है, जमीन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो प्लेटों से मिलकर बनी है। मानते हो, यस और नो? ये प्लेट नंबर एक है, ये प्लेट नंबर दो है। यस और नो मुझे बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं रुका रहूंगा जब तक आप लोग बताओगे नहीं, यस नो नहीं करो। अब ये मुझे बताओ कि ये अगर मानते हो तो ये मानते हो कि जमीन के अंदर जो है पानी रह रह के जमीन की सतह भुरभुरी हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। जमीन की ये सतह जो है वो कभी भी टूट सकती है, दलदल बन चुकी होती है। यस और नो? यस, ठीक है। अब अगर ये दलदल बन चुकी होती है, तो इसका मतलब ये है कि होगा कुछ यूं कि ये वाली जो सतह है, ये वाली जो हमारे पास सरफेस है, यानी कि नंबर, ये वाली सरफेस थी पहले, अब ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो गई है। कलर में चेंज करता हूँ समझाने के लिए, कौन सा, ये ले लेते हैं। अब ये खत्म होना शुरू हो गई, अब ये खत्म होकर नीचे को चले गई। समझ में आया? नीचे को चले गई, नीचे को चले गई यहाँ पे। क्लियर? अब क्लियर लिखो, नीचे को चले गई। अब जो है वो सबडक्शन हो चुकी है। सबडक्शन का क्या मतलब था? दो प्लेटें थी, प्लेट नंबर बी ये थी, प्लेट नंबर ए ये थी। प्लेट नंबर ए जो है वो जनाब क्या हुआ, डिहाइड्रेट हो गई। उसने क्या किया कि उसने जनाब वो पहली वाली के नीचे चले गई। अब जब इसके नीचे चले गई तो यहाँ से नीचे से जाके इसने जो है वो प्रेशराइज किया, प्रेशर डेवलप किया, और वोल्केनो जो है वो आपके पास आ गया। वोल्केनो जमीन से निकल आया, वो प्रेशर दिया और वो गैसेज जो है वो जमीन से बाहर निकला। अब ये जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। वो जो मैं आपके सामने पिक्चर अभी अर्ज कर रहा था, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो दो सतह हैं, ये भी सतह है, और वो देखिए वो नीचे को चला गया, सबडक्टिंग नीचे को चला गया, ठीक है। मैग्मा जो है वो नीचे को गया। अब यहाँ पे जो ये सतह थी भुरभुरी हुई, नीचे चली गई। अब इसके अंदर भी तो मैग्मा मौजूद है, उस मैग्मा ने जो है वो यहाँ पे आके फिर जो है वो यहाँ से प्रेशराइज किया, और ये देखें, ये वोल्केनो जो है वो निकल आया। समझ में आ गया? सब डक्टिंग की समझ में आ गया कि ये देखो ये कैसे निकला है। ये पता चल गया कि वोल्केनो का पहला तरीकाकार है हमारे पास सब डक्टिंग, नीचे जाना। इंस्टा, इज इट क्लियर? सब का मतलब था एक नीचे चली गई स्लैब दूसरे के, उसके अंदर चूंकि मैग्मा मौजूद था, उसने अपलिफ्ट कर दी। अब दूसरा जो है वो है रिफ्टिंग। रिफ्टिंग का मतलब हजूरे वाला ये है कि हमारे पास जो है वो ये रिफ्टिंग का जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। रिफ्टिंग में क्या होता है, रिफ्टिंग के अंदर जो है वो एक प्लेट थी, अब नीचे जो है ये
दो प्लेटें हमारे पास उसी तरह से, एक ये प्लेट है हमारे पास, मैं जरा पेंसिल ये वाली ले लूँ, एक अगले वाला हमारे पास ये प्लेट है, और एक जो है वो हमारे पास ये प्लेट है। अब ये प्लेट है, अब जमीन के नीचे जो है वो प्रेशर डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे कहीं पे प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। अब इन दोनों को फाड़ देता है। अब इन दोनों को फाड़ के ये वाली जो सतह है हमारे पास प्लेट, ये इधर को चली जाएगी, ये इधर को चली जाएगी। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, मैग्मा दरमियान से निकलता है, वो वोल्केनिक एरप्शन होती है। ये रिफ्टिंग दूसरा तरीकाकार है, जिससे जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है वो वोल्केनो आता है। टू डॉट क्लियर लिखें अगर ये क्लियर है कि रिफ्टिंग से कैसे होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हॉटस्पॉट। हम लोग घरों में एक दूसरे से कह रहे होते हैं, यार ये मुझे जरा हॉटस्पॉट देना। पेप्सी तो आप लोग नहीं पीते, हॉटस्पॉट लेते देते हो कि नहीं? हॉटस्पॉट वालों, हॉटस्पॉट करते हो कि नहीं? हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? जहां पे बैठे वहीं पे इंटरनेट खोल दिया, लो यार तुम भी यूज करो। उसका क्या मतलब है कि किसी भी तरह से नेसेसरी नहीं है कि एक ही जगह को फॉलो करोगे। अब की दफा क्या होगा, देते हैं लेते नहीं, अच्छा ग्रेट। हॉटस्पॉट जो हैं, ये जमीन के अंदर जगह जगह पे वो वाली चीजें हैं, वो वाले छोटे छोटे जो हैं, वो मैग्मा है जिसको जमीन के अंदर सुकून नहीं आता, और वो जमीन से बाहर निकलने की तैयारी करता रहता है। ये हमारे पास हॉटस्पॉट कहलाता है। तीन तरह से, सबडक्टिंग, रिफ्टिंग और हॉटस्पॉट जो है वो, इनसे वॉल्केनोज जो है वो हमारे पास आते हैं। समझ में आ गई बात जो है वो? अब हमारे पास जो है, ये क्या सिचुएशन होती है अगर तो जमीन फटती है और जमीन के अंदर से लावा निकलता है, क्वाइट थिन, बिल्कुल पतला सा है, तो इसका मतलब है कि वो जो गैस है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होती चले जाए, एक्सप्लोजन नहीं होगा। अगर लावा जो है वो थिन है तो कोई धमाका नहीं होगा, मैग्मा सिर्फ बाहर निकलेगा और जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा इधर उधर उधर। जैसे हमारे पास जो है वो हवाई के अंदर है और माउंट एटना के अंदर हो रहा है। अब इसको अभी जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, एक दफा इसका इमेज देखते हैं, ताकि पिक्चर हमें क्लियर हो, हमें भी पता चले कि ये जो मैग्मा का कौन सा जो है वो टाइप है, ये क्या हो रहा है। तो हम लोग जो है वो चलें जरा गूगल के पास जाते हैं, और इससे हम जो है वो कहते हैं HAWAI, वोल्केनो एरप्शन। अब ये हजूरे वाला हमारे पास मुसलसल होता ही रहता है, ठीक है। ये थिन सा है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास है ना, ये वोल्केनो है, ठीक है। ये हमारे पास वोल्केनो है। ये वो आग है जो कि दुश्मन ने लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास लावा जो है वो बह रहा है, ठीक है। ये लावा जो है वो बह रहा है, देखा है आपने? ये हमारे पास जो, ये चूंकि थिन है तो इसलिए आप ये देख सकते हैं कि ये बह रहा है, ठीक है। ये थिन है, तो वो ये कहता है कि जमीन के अंदर जो हमारे पास मैग्मा है वो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। अगर वो हमारे पास थिन होगा, अब ये जिस तरह से ये थिन है तो कोई धमाका नहीं होगा, ये इधर उधर फैल जाएगा जैसे कि ये फैला हुआ है, ठीक है। अब जो है वो अगर हम ये चाहें ये देखने के लिए कि क्या किसी और जगह पे भी ऐसा होता है, तो हमारे पास जो है, हम जो है वो कहते हैं कि माउंट एटना का जो है वो देखें, हम जो है वो उसका देख लेते हैं, माउंट देखने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास माउंट एटना के अंदर क्या है कि यहाँ पे भी जो है वो बिल्कुल थिन है, तो इसलिए जो है वो ये देखें, नीचे जो है वो बह रहा है। अब जरा गौर से इसको देखने की कोशिश करें, ये मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये जूम इन हो जाए पहाड़, और पहाड़ जो है वो उसके ऊपर क्या है, ये जो है वो थिन सा है, ये जो है वो बह रहा है। ठीक हो गया जी। आई एम श्योर कि ये जो है वो चीज़ आपको पता चली है कि किस तरह से हवाई और माउंट एटना के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर ये थिक हो
होता, ये स्टिकी होता, तो फिर इसके अंदर जो, अगर गैस इसके अंदर नहीं निकल सकती तो फिर धमाका हो, निकल गई तो धमाका नहीं हुआ, गैस ना निकलती तो धमाका होना था। अब इस बुनियाद पे वोल्केनोस तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास वो है जो कि स्टिल एक्टिव है, जैसे हवाई का दिखाया, माउंट एटना का दिखाया। दूसरा डॉर्मेंट होता है, डॉर्मेंट जैसे आपका बैंक अकाउंट 6 महीने तक उसमें कोई पैसे जमा ना करवाए तो डॉर्मेंट हो जाता, कि टेम्परेली इनएक्टिव है लेकिन जो है वो खत्म नहीं किया गया। और फिर एक्सटिंक्ट हो जाना, हमेशा के लिए खत्म हो जाना। अब वोल्केनो जो हैं, क्या सर इनकी कोई जमीन से जब निकलते हैं तो क्या कोई शक्ल भी होती है? तो इस चीज को भी समझने के लिए हम जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यार को इसकी भी जो है वो पिक्चर दिखाओ। तो वोल्केनो की हमारे पास जो पहली शक्ल आती है वो होती है हमारे पास शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो। अब शील्ड वोल्केनो जो है वो इसको जरा देखने की कोशिश करें। शील्ड वोल्केनो इसको क्यों कहा जाता है? अगर आप थोड़ा सा ऐसे गौर करके देखेंगे तो जमीन से ये निकला तो सही, लेकिन ये एक शील्ड की तरह था। देख रहे हैं ऊपर से, वो बिल्कुल शील्ड की तरह से था। ये जमीन का क्रस्ट है, ये क्रस्ट से जो है वो निकला। यहाँ पे देखें, ये क्रस्ट था, क्रस्ट से निकलना, और क्रस्ट से निकलने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे क्रस्ट था, और फिर जो है वो ये क्रस्ट को इसने यहाँ से फाड़ा, और ये जो है वो जनाब बाहर निकल गया। इसका वेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब जब इसने वेंट की तरफ चला गया तो फिर हमें पता चलता है कि ये इर्द गिर्द जो है वो जब हम देखते हैं तो सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ पे आती हैं हमारे पास, जो है वो सारी की सारी चीजें शील्ड की फॉर्म में आती हैं, एक शील्ड की फॉर्म में हमें नजर आती हैं। जब हमने शील्ड को देखा तो फिर पता चलता है कि ये लाजमी नहीं है हमारे पास कि ये जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ये एक शील्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। और शील्ड की फॉर्म में जो है वो ये वोल्केने, शील्ड वोल्केने आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है वो शील्ड्स देख सकते हैं। ये हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये शील्ड जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारे पास है जी शील्ड वोल्कन। अब शील्ड वोल्कन की क्या बातें हैं, अब इसको भी जो है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। शील्ड वोल्कन को, ये जी हमारे पास पहली टाइप है। वोल्कन जो है वो इसकी शक्ल है, जिसका मतलब ये है कि शील्ड वोल्कन एक डूम की शक्ल का होता है, एक मेहराब गुंबद की तरह का होता है, लो होता है। ये हमारे पास जो है वो जनाब फ्लो की, क्योंकि ये बहता है शील्ड की तरह का, जब ये बहता है तो इस तरह से बहता है, तो इसलिए हम जो है वो सेटरेटो और कंपोजिट जो है वो वोल्केनो भी कहते हैं। ठीक है। सो हमारे पास ये वो जो हमारे पास वोल्केनो है जो कि शील्ड के फॉर्म में होता है। अच्छा, ये इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब जमीन से ये निकलता है और एक धमाका अगर होता है तो हमारे पास जो है वो वोल्केनो की जो इरप्शंस हैं वो हमारे पास लाती है अर्थक्वेक, जलजिला आता है। ये हमारे पास सुनामीज को ला सकता है। सुनामी आ जाएगी ना जी अगर समंदर से निकलेगा। और ये जो जब लावा निकलता है तो इसके अंदर कोई अच्छी अच्छी चीजें तो नहीं होती, जहर होता है। इसके अंदर जो है वो पौधों के लिए जहर होता है, पौधे खत्म कर देते हैं। इसके अंदर वो वाली गैसें होती हैं जो इंसानों के लिए सांस लेने में मसला कर सकता है, सल्फाइड हैं, एरोसल्स हैं। अब जो जब एरोसल्स जमीन हवा के अंदर आते हैं, एरोसल्स जो हैं वो हमारी बहुत सी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मोल्टन लावा जो है वो जब जहाँ पे गिरता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर होता है। जस्ट इमेजिन करें कि चीजें कितनी खराब होंगी। जहां से जमीन पे गुजरा उसकी शक्ल तबाह होगी, स्ट्रक्चर तबाह होगी। फिर ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, लैंडस्केप को तब्दील कर देता है, और ये चीजों को, टेम्परेचर को डिस्टेबलाइज कर देता है। एक जगह पे जो है वो लावा का पहाड़ फट गया, अब वहां पे आप जिंदा जिंदा रह ही नहीं सकते। 1200 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि आप लोग तो तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे। जो पानी है पीने का वो भी खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म होगा कि लोग वहां से हिजरत करेंगे, माइग्रेट करेंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? वोल्केनो पता चल गया? तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी सुनामी। इमरान खान ने कहा था ना, सुनामी सुनामी सुनामी। और वो सुनामी हमारे पास आ चुकी है।
सुनामी का लफ्ज जापान की लैंग्वेज, जापान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है वेव का, हार्बर वेव का। ठीक है, जो समुद्री वेव है उसका मतलब है। सो जी, एक वेव है उसको सुनामी कहते हैं, तो ये तो मसला ही नहीं। साइंसदान इसे इस्तेमाल करते हैं कि हजूर वाला, एक वेव के बाद दूसरी वेव, और वो इतनी तेजी से आए कि जनाब पहले वाली को भी जो है वो साथ मिला के ताकत में इजाफा हो जाए, उसे सुनामी कहते हैं। और ये सुनामी जो मैंने रिंग ऑफ द फायर दिखाया था ना पैसिफिक ओशन में, कहते हैं कि 80% सुनामियां वहां पे आती हैं क्योंकि वहां पे जलजले ज्यादा आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, और जमीन की प्लेटें वहां पे शिफ्ट होती हैं। सुनामी होता क्या है जी? जमीन के अंदर जब प्लेटें तब्दील होती हैं, जमीन के अंदर जलजला आता है, तो अंडर सी लैंडस्लाइड हो जाती है, वहां पे जनाब हमारे पास सुनामी आ जाती है। सुनामी तब भी आती है आसमान से कोई सितारा टूटा और टूट के टकराया, जमीन के अंदर जलजला आया तब भी सुनामी आ गई। सो हमारे पास ये सुनामी है। अब सुनामी के बारे में जो है, हम ये भी तीन तरह से जो है वो सुनामी की फॉर्मेशन हो सकती है, तीन तरह से। अगर तो जलजला आया और वो उसके वेक्टर स्केल पे 7 जो है वो हमारे पास, वेक्टर स्केल पे 7.0 शिद्दत थी उसकी, जो है वो मेजरमेंट थी, तब जो है वो आएगा जी, सुनामी आएगा। क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा तेजी से रिलीज हुई और उसने वाटर को जो है वो, वाटर की जो वेव्स है उन्हें रिप्लेस कर दिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जो समंदर के अंदर जो सी बेड है, उसने क्या किया, उसने जो है वो या किसी को लिफ्ट कर दिया या लोअर कर दिया। एक तय थी हमारे पास, उसको जो है वो ये वाली हमारे पास जो है वो सतह थी। समंदर के अंदर जलजला आया, ये सतह इसके ऊपर चलेगी, अब जो है वो सुनामी आएगी। क्यों सुनामी आएगी? क्योंकि भाई अब वो पानी जो है वो यहाँ से नीचे से तेजी की तरफ बहेगा। अब जब यहाँ से बहेगा लहरें पैदा होंगी और फिर वो तूफान पैदा होगा। अगर जो है कहीं पे जलजला आ जाता है और वो साहली इलाके के करीब आता है, तो वहां पे जनाब सुनामी आए। सुनामी की वेव्स यानी लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि एक लहर से दूसरी लहर के दरमियान, यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो फासला है, क्रस्ट किसे कहते हैं, ये एक लहर है, ये एक लहर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को, ये दोनों क्रस्ट हैं जो ऊंचे हैं, ये अंदर वाले ट्रफ हैं। तो एक से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है वो 100 से 300 किलोमीटर तक होता है। और ये हमारे पास इतनी ताकतवर है कि 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये शिद्दत के साथ जो है वो चल सकती है, हरकत कर सकती है। ये अंदाजा लगाएं। तो वहां पे जनाब तो सामने सुनामियां आ जाती हैं। सुनामी क्या करती है? जहाज तबाह कर देती है, आसान है। जहाज तबाह कर देती है, जानवर मार देती है, साहिल के करीब लोगों को तबाह कर देती है। जैसे कराची वाले जो है वो बिजर ज्वाय जो है वो जब आया था तो वो भाग रहे थे। क्या सुनामीज को कंट्रोल करना मुश्किल है? सुनामीज को भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जनाब जलजले की तरह नहीं है। लेकिन हम जो ये देख सकते हैं कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ममालिक ने तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लगा लिया है। सुनामी की वार्निंग जो है वो हमारे पास जो है वो कहीं दूर से नजर भी आ जाती है, रेडियो टेलीविजन और टेलीफोन को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो है वो कंट्री वो भी दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एवलेंच। इनफ फॉर द डे? क्या ये काफी है या ये काफी नहीं है? इनफ फॉर द डे। चलें, इसको नोट्स बनाएंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास छठा चैप्टर है, कोशिश करेंगे साथ साथ कंप्लीट करने की। Lindsay, thank you so much and hope to see all of you inshallah in the next session.